Hello students, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter 5th of history, the age of industrialization. Industrialization, first of all, what is an industry? Industry यानी कि एक factory where raw material is converted into finished good. कि एक ऐसी जगह है, ऐसी मशीन जहाँ रॉ मटेरियल से फिर फिनिश्ड गुड्स बनाई जाती हैं. हम डेली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक फैक्ट्री में एक मशीन के द्वारा जो बनाई हुई हैं वो चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स, क्लोथ, ऑटोमोबाइल्स. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीरियड था उससे पहले के पीरियड को क्या कहते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. कि उस समय सारा का सारा सामान जो है वो हैंडमेड था, कोई भी फैक्ट्री इन्वेंट नहीं हुई थी और सारी चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं. फिर चाहे वो घर का सामान हो या कुछ यूटेंसिल्स हो, क्लोथ हो, जो भी मटेरियल है सब हैंडमेड होता था. सो व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? Even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large-scale industrial production for an international market, and this was not based on factories. This phase is known as proto-industrialization. कि इंग्लैंड में इंडस्ट्री के आने से पहले बहुत सारा प्रोडक्शन किया जाता था, यानी कि मास प्रोडक्शन होता था मटेरियल्स का, थिंग्स का, वो भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए. कि उनका जो है हाथ का बनाया हुआ सामान वर्ल्ड मार्केट में जाता था और दूसरी कंट्रीज में उसकी बहुत डिमांड थी, वहाँ सेल अच्छी थी उनकी. तो उस सारे पीरियड को जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो काम करने वाले लोग थे वो मेनली जो है पीजेंट्स थे और आर्टिशियंस थे, जो मर्चेंट्स के लिए काम करते थे. यानी कि मर्चेंट्स उनको एडवांस देते थे और वो मटेरियल प्रिपेयर करते थे और फिर मर्चेंट्स उनको वर्ल्ड मार्केट में सेल करते थे. In the 17th and 18th centuries in Europe, merchants moved to the countryside. ये 17th 18th सेंचुरी की बात है कि मर्चेंट्स जो हैं ऑर्डर तैयार करवाते थे पीजेंट से और आर्टिशियन से. बट अपना ऑर्डर तैयार करवाने के लिए उन्हें कंट्री साइड में यानी विलेज एरियाज में मूव करना पड़ा. वो अपने एरिया में जहाँ वो रहते हैं, अर्बन एरिया में, सिटीज़ में, टाउन्स में, वहाँ वो सारा मटेरियल नहीं तैयार करवा पाए. तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं. फर्स्ट है सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस. कि पीजेंट्स और आर्टिशियंस को वो एडवांस में कुछ मनी देते थे कि जाके अपना रॉ मटेरियल खरीदो और फिर हमारे लिए ये सारा ऑर्डर तैयार करो. देन परsuading them to produce for an international market. यानी उनको मनाते थे, उनको इंसिस्ट करते थे कि आप प्रोडक्शन करो, आपकी बनाई हुई चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में सेल होंगी. नेक्स्ट, विद द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड डिमांड फॉर गुड्स वाज ग्रोइंग. कि जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा था तो गुड्स की जो डिमांड थी वो भी इंक्रीज होती जा रही थी. अब उस सारी डिमांड को पूरा करने के लिए मर्चेंट्स ने जो है कंट्री साइड में जो भी विलेजर्स थे, जो भी पीजेंट्स थे, उनके पास जाना स्टार्ट किया और उन्हें ऑर्डर, ये प्रपोजल्स देने शुरू कर दिए. नाउ मर्चेंट्स कुडंट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स. वाई? अब वो मर्चेंट्स कंट्री साइड की तरफ जा रहे थे, यानी पीजेंट्स को और आर्टिशियंस को ऑर्डर दे रहे थे. वो अपने एरिया में, अर्बन एरिया में जहाँ वो रह रहे हैं, सिटीज़ में, वहाँ वो प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पाए? वहाँ भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना जो उनके लिए काम कर सकते थे. बट उन्होंने अपने एरिया में, अपने टाउन में ऑर्डर लोगों को ना दे के वो कंट्री साइड में गए. इसके क्या रीजंस हैं? फर्स्ट है देयर वर पावरफुल ट्रेड गिल्ड्स इन टाउन्स. कि टाउन्स में, सिटीज़ में कुछ पावरफुल ट्रेड गिल्ड्स थी. ट्रेड गिल्ड्स यानी कि कुछ ऐसे एसोसिएशंस थी, ऐसे लोग थे जो उस जगह पर ऑलरेडी काम कर रहे थे, यानी कि ऑलरेडी सारे प्रपोजल्स जो हैं उन्हीं के पास ही थी, सिर्फ वही उन सिटीज़ में काम कर सकते थे. एंड रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट ट्रेड गिल्ड्स द मोनोपोली राइट्स इन टाउन्स. कि उन टाउन्स में जो भी रूलर्स थे यानी जो शासक थे उन्होंने उन्हीं ट्रेड गिल्ड्स को ही मोनोपोली राइट दिया हुआ था. यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेड गिल्ड उन एरियाज में प्रोडक्शन कर सकते हैं और किसी पर्सन को वहाँ पे एंट्री की परमिशन नहीं थी. नाउ व्हाट आर द ट्रेड गिल्ड्स? These were associations of producers
दैट ट्रेन्ड क्राफ्ट पीपल, कि ऐसे एसोसिएशंस हैं, कुछ लोगों के ग्रुप हैं जो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे प्रोडक्शन करना है, नया काम उन्हें सिखाते हैं, हाथ से काम करने की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। एंड मेंटेन्ड कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, और जो है पूरे प्रोडक्शन के ऊपर उनका कंट्रोल रहता है कि हमने कितना माल तैयार करवाना है, कितना ऑर्डर हमें इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहा है और कितने समय में कराना है। नेक्स्ट, एंड रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइसेस। अब बहुत सारी चीजें बन रही थी, उनके बीच में कंपटीशन भी था, प्राइसेस भी अप डाउन होते थे, तो उनको भी रेगुलेट करना इनका ही काम था। एंड रेस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इन टाउन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नए लोगों को टाउन्स में ये प्रोडक्शन करने की उन्हें रेस्ट्रिक्शंस थी, कि नए व्यक्ति को वो नहीं आने देते थे। यही मेन रीजन था कि मर्चेंट्स को कंट्री साइड में मूव करना पड़ा, क्योंकि उनके अपने टाउन्स में ट्रेड गिल्ड्स को मोनोपोली राइट्स मिले हुए थे। नेक्स्ट, इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। अब जो है रूरल एरिया में पीजेंट्स और आर्टिशियंस ने मर्चेंट्स के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिया। इसके क्या रीजंस हैं कि क्यों वो मर्चेंट्स के दिए हुए प्रपोजल को उन्होंने बहुत ईगरली एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट है, ओपन फील्ड्स वर डिसअपियरिंग एंड कॉमन्स वर बीइंग एनक्लोज्ड। कि जो ओपन फील्ड था, कि हमने 9th में एक चैप्टर में स्टडी किया है कि इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में ओपन फील्ड्स थे, कि ओपन लैंड्स थी, कोई भी जाके अपने एनिमल्स को वहाँ पे ग्रेज करा सकता है, वहाँ से फायरवुड लेनी है या उस एरिया में कुछ कल्टीवेशन करना है, दे वर टोटली फ्री, कि वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लैंड का वो यूज कर सकते हैं। बट जब एनक्लोज्ड सिस्टम आ गया, ठीक है, फैंसीज लग गए, वहाँ पे एक लिमिटेशन होगी कि भाई ये लैंड इसकी है, ये इसकी है, लैंड परचेज करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो ये पुअर फार्मर्स के पास तो बहुत स्मॉल लैंड्स थी, उन स्मॉल एरियाज में वो ज्यादा कुछ कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट है, नाउ मैनी हैड वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड मर्चेंट्स ऑफर्ड एडवांसेस टू प्रोड्यूस गुड्स। कि मर्चेंट्स ने उन्हें एडवांस भी देना स्टार्ट किया, कि पहले वो उनको मनी देते थे कि भी से रॉ मटेरियल परचेज करके और फिर आप हमारे लिए कुछ सामान रेडी करेंगे। तो मतलब उनको कोई मनी की भी शॉर्टेज नहीं थी, पहले ही एडवांस मिल रहा था, तो उन्होंने ईगरली जो है ये सारे प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर लिए। नेक्स्ट है कि दे कुड रिमेन इन कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट्स। कि अब उन्हें कोई अपना एरिया, अपनी फैमिली, अपना विलेज भी नहीं छोड़ना था, रहना अपने घर में ही है, अपने विलेज में ही रहना है, साथ साथ कल्टीवेशन भी करना है और एक्स्ट्रा टाइम में वो हैंडमेड गुड्स भी तैयार करनी है। तो यही मेन रीजंस थे जिसकी वजह से कंट्री साइड में विलेजर्स ने और जो पीजेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, उन्होंने मर्चेंट्स के इस ऑर्डर को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री। कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था लेट 18th सेंचुरी में, कि इससे पहले का जो पीरियड था वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज सामने आने लगी। इन लेट 18th सेंचुरी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के बहुत सारे एरियाज में फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होनी स्टार्ट हो गई थी। रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। सबसे पहले कॉटन मिल की इन्वेंशन हुई और उनके इन्वेंटर थे रिचर्ड आर्कराइट। कॉटन के बाद कुछ मेटल्स की फैक्ट्रीज लगाई गई और उसके बाद आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई। नाउ ऑल द प्रोसेसेस लाइक कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग वर अंडर वन रूफ। नाउ सुपरविजन ओवर प्रोडक्शन वाज वेरी इजी। कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस की सुपरविजन होनी है वो बहुत इजी हो रही थी, क्योंकि सारे के सारे प्रोसेसेस, चाहे वो कॉटन से थ्रेड बनाना है या थ्रेड को रोल करना है या उससे फिर कपड़ा बनाना है, ये सारा काम अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट था। यानी एक ही छत के नीचे ये सारे काम हो रहे थे। इससे पहले का जो पीरियड था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन,
तो तब जो है मर्चेंट को डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास जाना पड़ता था कि किसी को वो कॉटन दे रहा है और वो कॉटन से वो थ्रेड बना रहा है, फिर थ्रेड किसी और वीवर को सप्लाई कर रहा है और वहाँ से कपड़ा उठा रहा है, फिर कहीं और फिनिशिंग हो रही है, कहीं और उसका गारमेंट बन रहा है, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस वो अलग अलग जगह पर होते थे। बट इंडस्ट्रीज के आने के बाद सारे प्रोसेसेस जो हैं वो एक ही छत के नीचे एक ही फैक्ट्री में हो रहे थे। तो जो फैक्ट्री ऑनर है उसके लिए सारा ये सुपरवाइज करना बहुत इजी हो गया था, और ये देखना कि वर्कर्स टाइम पे आ रहे हैं या वो काम कर रहे हैं या फ्री बैठे हैं, मतलब पूरी तरह से हर चीज़ को, क्लॉथ की क्वालिटी देखनी है, ये सारी सुपरविजन उनके लिए बहुत इजी हो गया था। नेक्स्ट है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, कि अब इंडस्ट्रीज के आने के बाद कुछ चेंज हुआ वहाँ पर। द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वर कॉटन एंड मेटल्स, कि सबसे पहले तो कॉटन, उसके बाद मेटल्स की इंडस्ट्रीज लगाई गई। आफ्टर दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लेड द वे, कि इसके बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज बनाई गई। एंड विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज्ड रैपिडली, जैसे जैसे बिल्डिंग्स बनी और रेलवे का एक्सपेंशन हुआ तो आयरन एंड स्टील की डिमांड बढ़ती गई और आयरन एंड स्टील की ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाई गई। नाउ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली, कि इंडस्ट्री के अंदर जो भी टेक्निक थी, मशीन्स लगाई जा रही थी, और कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स थी, कुछ पावर ड्राइवन थी यानी बिजली से चलने वाली थी, कुछ स्टीम इंजन की मशीन थी, तो अलग अलग तरह की जो टेक्नोलॉजी थी मशीन्स में, वो धीरे धीरे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। मतलब एकदम से जैसे नई टेक्नोलॉजी आई और लोगों ने एकदम से उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं था। फर्स्ट है कि न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव, कि ये जो मशीन्स लगाई गई थी इनकी टेक्नोलॉजी कि कैसे चलेंगी मशीनें, कौन ऑपरेट करेगा, तो ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव थी। जो रिच पीपल थे उन्होंने तो ईजिली अफोर्ड कर लिया और इंडस्ट्रीज लगानी स्टार्ट कर दी, पर जो पुअर पीपल थे उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। सेकेंड, मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली, कि मशीनें जो हैं ज़्यादातर काम करते करते पुरानी हो जाती थी और फिर टूट जाती थी, ख़राब हो जाती थी, और उनकी रिपेयरिंग भी बहुत कॉस्टली थी। नेक्स्ट, मशीन्स वर नॉट यूज्ड थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरा साल तो ये मशीनें यूज़ नहीं होती थी। लाइक कॉटन का प्रोडक्शन हुआ तो कॉटन से थ्रेड बनाया गया, तो 2-3 मंथ्स जो मतलब सीजनल वर्क होगा, जब तक जो है एक पीक डिमांड रहेगी तब तक वो मशीन में वहाँ पे काम करेंगे, उसके बाद वो फ्री हो जाएंगे वहाँ पर, तो पूरा साल तो ये मशीनें उनके लिए कोई भी यूजफुल नहीं थी। एंड नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, कि मशीन्स तो आ गई वहाँ पे, फैक्ट्रीज भी बननी स्टार्ट हो गई, बट जो ह्यूमन लेबर है यानी जो हाथ से काम करने वाले लोग थे उनकी कोई शॉर्टेज नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जगह मशीन्स ने ले ली थी। अब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, वो फ्री थे, तो ये सारी की सारी लेबर लोगों को बहुत सस्ते में मिल रही थी, यानी जिन लोगों ने हाथ से भी काम करवाना था तो उनको ये लेबर के लिए ज़्यादा पैसे देने की नीड नहीं थी। नेक्स्ट है कि डिमांड ऑफ हैंडमेड गुड्स इन विक्टोरियन ब्रिटेन, की ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो विक्टोरियन ब्रिटेन था वहाँ पे अभी भी हाथ की बनाई हुई चीज़ों की बहुत डिमांड थी, क्योंकि मशीन की जो बनाई हुई गुड्स हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि एक जैसी चीज़ें फटाफट तैयार हो जाती हैं। बट ये जो रिच पीपल थे, अरिस्टोक्रेट पीपल थे, इनको तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कुछ हट के जो चीज़ें होती हैं वो इनको चाहिए थी, तो वो तो केवल जो हाथ से काम करने वाला है वही बना सकता है। अरिस्टोक्रेट्स प्रेफर्ड हैंडमेड गुड्स, की जो भी रॉयल फैमिली के रिच पीपल थे, अरिस्टोक्रेट्स थे, वो हाथ की बनाई चीज़ों को ही प्रेफर कर रहे थे। हैंडमेड गुड्स वर बेटर फिनिश्ड, कि उनको लगता था कि हाथ की बनाई हुई चीज़ें बहुत केयरफुली डिज़ाइन की हुई हैं, बहुत रिफाइनमेंट है, बहुत अच्छी होंगी ये, और वो होती भी थी। ये तो कंपैरिजन वो करते थे कि मशीन मेड गुड्स जो है उसका हैंडमेड गुड्स से अगर कंपैरिजन करते थे तो उन्हें लगता था कि हाथ की बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा रिफाइन है। एंड केयरफुली डिज़ाइन एंड सिम्बोलाइज्ड रिफाइनमेंट, तो ये इतने सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से अरिस्टोक्रेट पीपल जो है वो हैंडमेड गुड्स की डिमांड करते थे। हालांकि ये हैंडमेड गुड्स उनके लिए काफ़ी कॉस्टली थी, पर उन लोगों के लिए इसको अफोर्ड करना, परचेज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, तो वो हाथ की बनाई हुई चीज़ें जो फैक्ट्री की बनाई हुई गुड्स से बिल्कुल हट के हैं, अलग चीज़ें बनाई हुई हैं, उन्हीं को ही वो प्रेफर करते थे। तो ये पूरा टॉपिक जो आज हमने इस वीडियो में कवर किया है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।